नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं फेमिनिस्ट लीगल थ्योरी की, यानी नारीवादी कानूनी सिद्धांत की। अब ये एक ऐसा फील्ड है जो कानून की कह सकते हैं एकदम बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। ये पूछता है कि क्या कानून सच में असल में सबके लिए बराबर है। हम सबने वो तस्वीर देखी है ना? न्याय की देवी आंखों पर पट्टी बंधी हुई, जो इस बात का प्रतीक है कि कानून के लिए सब बराबर हैं, वो किसी का पक्ष नहीं लेता। लेकिन फेमिनिस्ट लीगल थ्योरी ठीक यहीं पर एक सवाल खड़ा करती है। क्या कानून सच में जेंडर, कास्ट और क्लास को लेकर अंधा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें भी उन्हीं लोगों के पूर्वाग्रह, उन्हीं की सोच झलकती है जिन्होंने उसे बनाया है? तो सवाल उठता है कि ये फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस या नारीवादी विधिशास्त्र आखिर है क्या? देखिए, इसे समझने के लिए दो बातें दिमाग में रखनी है। पहली बात, ये इस चीज का एनालिसिस करता है कि इतिहास में कानून ने किस तरह महिलाओं को समाज में एक अधीनस्थ स्थिति में रखने में मदद की है। और दूसरी, और ये बहुत जरूरी बात है, कि ये सिर्फ प्रॉब्लम गिना कर चुप नहीं हो जाता। नहीं, बल्कि ये एक एक्टिव प्रोजेक्ट है, एक मिशन है कानून को बदलने का, ताकि जेंडर को लेकर उसका नजरिया सुधर सके। अच्छा, तो आज हम इस पूरे टॉपिक को कैसे समझेंगे? हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे कानून और जेंडर की असल समस्या से। फिर देखेंगे कि इस फील्ड में शुरुआती बड़ी बहसें क्या थीं। इसके बाद हम पावर यानी शक्ति की भूमिका पर भी बात करेंगे। और फिर ये समझेंगे कि आखिर किसका अनुभव मायने रखता है। और सबसे आखिर में देखेंगे कि इन सब थ्योरीज का कोर्ट रूम में, असल दुनिया में क्या असर हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। आखिर ये आइडिया, ये विचार आया कहाँ से? देखिए, इसकी जड़ें उस एहसास में है जब महिलाओं को ये महसूस होने लगा कि कानून, जो सबके लिए बराबर होना चाहिए, वो असल में उनके साथ भेदभाव कर रहा है। तो हुआ ये कि 1960 और 70 के दशक में सोशल मूवमेंट्स के साथ इसकी शुरुआत हुई। फिर 1978 में हार्वर्ड लॉ स्कूल में इसे बाकायदा एक एकेडमिक नाम मिला, और 1984 आते आते ये एक संगठित एकेडमिक प्रोजेक्ट बन चुका था, जिसने इस फील्ड को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। तो ये सिर्फ कोई किताबी विचार नहीं था, ये एक आंदोलन था, एक मूवमेंट था जो शिक्षा और नौकरियों में बराबरी की मांग कर रहा था। अब जैसे जैसे ये फील्ड आगे बढ़ा, इसके अंदर ही एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई। सवाल ये था कि महिलाओं के लिए बराबरी हासिल करने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? क्या उन्हें पुरुषों के बिल्कुल समान मानकर चला जाए, या फिर उनकी जो भिन्नताएं हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ा जाए? और यहीं पर दो अलग अलग आइडियाज आमने सामने आ गए। एक तरफ था लिबरल इक्वालिटी मॉडल या उदारवादी समानता मॉडल। इसका कहना था कि भाई महिलाओं और पुरुषों के साथ एकदम एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, कोई फर्क नहीं। और दूसरी तरफ था सेक्सुअल डिफरेंस मॉडल। ये कहता था कि नहीं, कानून को महिलाओं के बायोलॉजिकल और कल्चरल अंतरों को मानना चाहिए, और उन अंतरों की वजह से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई भी करनी चाहिए, तभी तो असली बराबरी आएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जल्द ही एक तीसरा, और कह सकते हैं कि कई ज्यादा रेडिकल आइडिया सामने आया। इस विचार ने पूरी डिबेट को समानता बनाम भिन्नता से एक कदम और आगे बढ़ा दिया। इसने सीधे सीधे पावर के स्ट्रक्चर पर, यानी शक्ति के पूरे ढांचे पर ही सवाल उठा दिया। और ये था डोमिनेंस मॉडल या प्रभुत्व मॉडल। इस मॉडल का मानना है कि लीगल सिस्टम न्यूट्रल या निष्पक्ष है ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा तंत्र है जिसे पुरुषों का दबदबा बनाए रखने के लिए ही बनाया गया है। तो इसके हिसाब से प्रॉब्लम सिर्फ किसी के सोचने का तरीका या पूर्वाग्रह नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम पावर के इम्बैलेंस की है, शक्ति के असंतुलन की है। इस मॉडल के एक बहुत ही अहम थिंकर हैं कैथरीन मैकिनन। वो अपनी बात एक बड़े पावरफुल स्टेटमेंट से रखती हैं। उनका तर्क है कि समाज में महिलाओं की जो अधीनस्थ स्थिति है, उसका मूल कारण पुरुषों द्वारा उनका यौन प्रभुत्व है, और कानूनी सिस्टम वो इस पावर इक्वेशन को, इस शक्ति के समीकरण को और भी पक्का करता है। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है समझने वाली, वो ये है कि अब गोल ही बदल गया। अब मकसद सिर्फ पुरुषों के बराबर अधिकार पाना नहीं रह गया है, बल्कि मकसद है उस पूरे सिस्टम से, उस पूरी व्यवस्था से आज़ादी पाना जो पुरुष प्रधान है। और ये पिछले मॉडलों के मुकाबले एक बहुत बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था। अच्छा, अब जैसे जैसे ये थ्योरी और डेवलप हुई, एक और बहुत ज़रूरी क्रिटिसिज्म सामने आया। और मज़े की बात यह है कि ये आलोचना कहीं बाहर से नहीं, बल्कि फेमिनिस्ट थ्योरी के अंदर से ही आई।
और सवाल ये उठाया गया कि जब हम महिला शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम असल में किस महिला की बात कर रहे होते हैं। इसे कहा गया एंटी एसेंशलिस्ट क्रिटिक। इसे आगे बढ़ाने वाली थीं अश्वेत महिलाएं और लेस्बियन महिलाएं। उनका कहना था कि जो शुरुआती फेमिनिस्ट थ्योरी है वो जाने अनजाने में सिर्फ श्वेत मिडिल क्लास हेट्रोसेक्सुअल महिलाओं के अनुभवों को ही पूरी दुनिया की महिलाओं का अनुभव मानकर चल रही थीं। उन्होंने इस आइडिया को चैलेंज किया कि सभी महिलाओं की कोई एक आवाज या एक जैसा अनुभव हो सकता है। और इसी क्रिटिसिज्म से जन्म हुआ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट का, इंटरसेक्शनैलिटी। ये शब्द किम्बरले क्रेंशॉ ने दिया था। ये क्या समझाता है? ये बताता है कि किसी इंसान की पहचान के अलग-अलग हिस्से जैसे जेंडर, रेस, क्लास, ये सब आपस में कैसे जुड़ते हैं और उत्पीड़न के बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल अलग अनुभव पैदा करते हैं। मतलब एक अश्वेत महिला का अनुभव एक श्वेत महिला के अनुभव से अलग होगा, भले ही दोनों महिलाएं हैं। इसके बाद आता है पोस्ट मॉडर्न मॉडल, जो इसी आइडिया पर और आगे बढ़ता है। ये डीकंस्ट्रक्शन या विखंडन नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करता है ताकि कानूनों की भाषा में छिपे हुए पूर्वाग्रहों को ढूंढकर निकाला जा सके। इसका सीधा सा तर्क है, क्योंकि कानून इंसानों ने बनाए हैं, इसलिए कोई भी कानून पूरी तरह से न्यूट्रल या ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता। तो ये तो हो गई सारी थ्योरी की बातें, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस सारी अकादमिक बहस का असल दुनिया पर, कोर्टरूम्स के कामकाज पर कोई असर भी पड़ा है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल पड़ा है, और वो भी काफी बड़ा असर। और इसका असर इस एक आंकड़े से साफ हो जाता है। एक स्टडी में पता चला कि यूके सुप्रीम कोर्ट में फेमिनिस्ट इशू से जुड़े 50% से भी ज्यादा फैसलों में नारीवादी कानूनी तर्क के तत्व शामिल थे। जरा सोचिए, ये दिखाता है कि ये सिद्धांत अब सिर्फ किताबों की बात नहीं रह गया है, बल्कि ये सर्वोच्च अदालतों के फैसलों तक को प्रभावित कर रहा है। तो ये असर असल में फैसलों में दिखता कैसे है? जज अब केसेस को सिर्फ कानून की धाराओं के चश्मे से नहीं देखते, बल्कि उन्हें लोगों की असल जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखते हैं। वो इस पर विचार करते हैं कि उनके फैसले का समाज के वंचित तबकों पर क्या असर पड़ेगा। वो सीधे सीधे जेंडर बायस यानी लिंग आधारित पूर्वाग्रह को चैलेंज करते हैं, और तो और लेडी हेल जैसे फेमिनिस्ट स्कॉलर्स के तर्कों का हवाला भी देते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि फेमिनिस्ट लीगल थ्योरी कोई एक सिंगल ठोस आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि ये अलग अलग नज़रियों का, अलग अलग लेंस का एक कलेक्शन है। और इन लेंस का इस्तेमाल ये समझने के लिए किया जाता है कि कानून और जेंडर एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये सच है कि कानून बनाने वालों की सोच और उनके मूल्य कानून में झलकते हैं, तो फिर सवाल ये है कि एक निष्पक्ष और न्याय से भरे भविष्य के लिए कानून बनाने वाले उस कमरे में किन लोगों का, किन आवाज़ों का होना ज़रूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।